हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 11 में हम लोग ऑलरेडी 2 एक्सरसाइज कर चुके हैं और बेसिक भी पढ़े हुए हैं। 11.1 एक्सरसाइज से पहले हम लोग एक बेसिक भी वीडियो देखे हैं जो क्लास 11th का जितना भी आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में बेसिक जानना था वो टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक बेसिक वीडियो पर बेसिक भी वीडियो बन चुका है। 11.1 भी पढ़ चुके हैं हम लोग, 11.2 भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11.3। 11.3 से बाबू ना बहुत सारा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में। लगभग 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको सिर्फ 11.3 से पूछ सकते हैं। ठीक है ना। 2 नंबर का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन इससे पूछता है ना, ध्यान में रखिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव मतलब 6 से 8 तो ये तो नॉर्मल हो गया, एवरेज। ऐसे देखा जाए तो अगर ऐसा हो सकता है तो 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक ना। तो ये बहुत स्कोरिंग एक्सरसाइज है आपके लिए। इसमें देखिए हम लोग को पढ़ने क्या है बाबू, इसमें प्लेन पढ़ना है। प्लेन हम दोनों लैंग्वेज को पढ़ाने वाले हैं, हिंदी और इंग्लिश। इसलिए देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, प्लेन को हिंदी में समतल बोलते हैं। देखिए इसमें मोटा मोटी हम लोग ये बात कर लेते हैं ना, इसमें पढ़ने क्या है। प्लेन, प्लेन को थोड़ा सा देखिए, ये प्लेन है बाबू। प्लेन को आप ऐसे देख सकते हैं, ये प्लेन है। मतलब कोई भी चीज अगर स्पेस है, खाली जगह, उसको ऐसे क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए। रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, वर्ग में और आयताकार में, उसी को हम लोग बोलते हैं प्लेन ना। खाली जगह को प्लेन, प्लेन होता है ना, एकदम प्लेन वर्ड, एकदम खाली जगह वर्ड है। उसी तरह से हम लोग इसको प्लेन से ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको पढ़ने के बाबू, इसमें हम लोग को पढ़ना है प्लेन का इक्वेशन पढ़ना है। प्लेन का 2 प्लेन के बिटवीन का डिस्टेंस मालूम करना है। 2 प्लेन के बिटवीन एंगल फाइंड करना होगा। 2 प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका इक्वेशन क्या होगा, उसका इंटरसेक्ट पॉइंट क्या होगा। 2 प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके इंटरसेक्ट पॉइंट से एक और अनदर प्लेन पास करे तो उसका इक्वेशन क्या होगा। 3 पॉइंट से अगर प्लेन पास कर रही है तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। अंतःखंड रूप में प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो मोटा मोटी देखा जाए तो आपको 4 चीज मिलने वाला है। पहला तो इक्वेशन अलग अलग टाइप से मिलेगा, 3-4 टाइप का इक्वेशन मिलेगा। दूसरा चीज आपको मिलेगा पॉइंट फाइंड करना है। तीसरा मिलेगा डिस्टेंस फाइंड करना है। चौथा मिलेगा आपको एंगल फाइंड करना है। तो यही चारों के अराउंड आपका टोटल 11.3 पड़ा हुआ है। टोटल क्वेश्चन इसी के आसपास आपको मिलने वाला है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग ये समझते हैं। ये देखिए जैसे यह हो गया आपका एक मान कर चलते एक लाइन है, एक लाइन हो गया, या एक लाइन जो है प्लेन पे नॉर्मल हो रही है, परपेंडिकुलर हो रही है, लंबवत हो रही है। तो इसका कोऑर्डिनेट मान कर चलते हैं कि है एक्स, वाई और जेड। यह ओरिजिन से है। देखा जाए तो 3D की बात हो रही है, 3D में ही ये सब कुछ है। हम 3D नहीं बनाए इस तरह से, या एक्स है, या वाई है और ये जेड है। इसमें इस तरह से आपको मान के चलते हैं ये ओरिजिन से एक प्लेन पर एक लाइन जा रही है। ठीक है ना, इस तरह से। वही चीज हम डायरेक्ट इस चीज को यहाँ पे लिख दिए हैं। तो ओरिजिन मूल बिंदु हम लोग को मालूम है कि 0 0 होता है। ठीक है क्या। यहाँ पर 0 से इसके बिटवीन के डिस्टेंस को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं और डिस्टेंस कह सकते हैं। ये ओरिजिन, इसको O मान लेते हैं। O और इसको भी मान लेते हैं कुछ। O और A के बिटवीन के डिस्टेंस को हम लोग D से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर P कोई पॉइंट है, यह प्लेन है। इसका जनरल इक्वेशन देखिए क्या होता है। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, जनरल बोल सकते हैं बाबू या स्टैंडर्ड बोल सकते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है बाबू ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0 के फॉर्म में होता है। इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होता है बाबू उसका जो जनरल इक्वेशन होता है, जिसे हम लोग लाइन का इक्वेशन हम लोग देखें। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म हम लोग देखे थे क्लास 10th में पढ़े हम लोग, x प्लस by प्लस c इक्वल 0। उसी तरह से ये प्लेन का इक्वेशन है बाबू जनरल फॉर्म। यहाँ पर a b c जो है ना डायरेक्शन रेशियो का काम कर रहा है। ठीक है ना, दिक् अनुपात का काम कर रहा है। और ये जो d है ना डिस्टेंस का काम कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। इसको हिंदी में बोलेंगे समतल का व्यापक समीकरण। हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, समतल का व्यापक समीकरण कितना होता है तो इतना होता है। ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे आप अच्छे से समझ सकते हैं जिस भी लैंग्वेज से देख रहे हैं। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि ये जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये प्लेन दिख रहा है, इसका जनरल इक्वेशन ये होता है। जैसे यह देखिए, ये जो आपको कोई भी प्लेन का इक्वेशन मिलेगा तो इस फॉर्म में ही आपको मिलेगा। देखिए दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए इससे ये मैच कर रहा है। ऐसा मत सोचेगा कि सर डी इसमें इधर है, इसमें 4 इधर है, उससे कोई मतलब नहीं। ये फॉर्म है ना, इस तरह से मिल रहा है ना,
तो इससे हम लोग इसके जैसा हम लोग कितना इक्वेशन बना सकते हैं, इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं। तो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप से इक्वेशन मिल जाए तो समझना है कि आप प्लेन का इक्वेशन है, ठीक है ना। प्लेन मतलब कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो ना, ऊंचाई हो, ठीक है ना, ऊंचाई हो, लंबाई हो और चौड़ाई हो, समझ में ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, पढ़े ना, LBH, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। उसी तरह से ये प्लेन में आप समझ सकते हैं कि तीनों चीज मिलेगा, तो उसी को हम लोग प्लेन बोलेंगे। तो प्लेन का हम लोग को ये डिफिनेशन नहीं जाना है, एरिया नहीं निकालना है, प्लेन का हम लोग को इक्वेशन निकालना है। तो प्लेन का इक्वेशन तो पहले आपको जानना पड़ेगा ना कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है क्या है, समतल का व्यापक समीकरण क्या होता है, तो इस टाइप से होगा। अब इसी तरह से आपको इक्वेशन दे देगा बाबू, दो इक्वेशन दे देगा, तो बोलेगा उसके बिटवीन का डिस्टेंस निकाले, उसके बिटवीन एंगल निकाले, या एक प्लेन दे देगा, एक पॉइंट दे देगा, उसके बिटवीन का डिस्टेंस निकाले, या दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट निकाले। मतलब इस प्लेन को ही आपस में इधर उधर घुमा फिरा कर अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ये जानना है, तभी आपको इसमें का क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये है क्या, प्लेन का इक्वेशन कैसा होता है, पहले आपको पहचानना जरूरी है। तो ये प्लेन का इक्वेशन है, बार बार हम बोल रहे हैं, इसमें ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है ना। ये हिंदी में बोलेंगे ABC दिक् अनुपात है, और D क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, मूल बिंदु से इसकी दूरी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन हम लोग इसमें देखा जाए तो टोटल 14 वो क्वेश्चन है बाबू, 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है। तो सबके लिए थोड़ा सा आपको सुनकर अजीब लगेगा, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला है। ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला से 2, 3 या 4, 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, नहीं, जितने क्वेश्चन उतने फार्मूला है। तो सब फार्मूला एक साथ लिखेंगे और फिर से क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे तो समय लॉस होगा। इसलिए हम क्या करें कि जब क्वेश्चन बनाएंगे ना उसी टाइम उसका फार्मूला भी अप्लाई किया जाएगा, बढ़िया रहेगा, समय बचेगा। आपको मेन चीजें सीखने से, तो आपको सीखने पे फोकस रखिए, अलग से मतलब फार्मूला लिखवाएंगे फिर उसमें लिखेंगे, इंक्लूड कराएंगे तो कम से कम 20 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा। उससे अच्छा है कि क्वेश्चन भी बनाया जाए और फार्मूला भी लिखा जाए, ठीक है ना। अब ऐसा रहता है कि एक फार्मूला से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है तो लिख देते, अब 13 क्वेश्चन है उसमें 10 वो फार्मूला है तो जितना क्वेश्चन आएगा उसी में उसका फार्मूला लिखते रहेंगे हम लोग और बनाते रहेंगे, ठीक है ना। देखते हैं 11.3 का पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग से पूछ रहा है ना बाबू कि आप फाइंड करें, फाइंड DC आप समझ रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक ना। आपको दिक्कोज्या निकालना है, आपको दिक्कोज्या निकालना है एंड डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस मतलब कि दूरी पता करना है, ठीक है ना। पहला में टोटल आपके पास 4 क्वेश्चन है बाबू। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि Z=2 है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इस ये जो आपको दिख रहा है ये इक्वेशन, इसका आप DC निकाले, डायरेक्शन कोसाइन निकाले मतलब दिक्कोज्या, डिस्टेंस निकाले मतलब दूरी ज्ञात करें। तो 2 चीज फाइंड करना है। इसमें और भी क्वेश्चन है, यहाँ पर स्पेस नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा और भी बड़ा क्वेश्चन होगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे, जब आएगा तो देखा जाएगा। वैसे आप किताब रखा करिए ना, देंगे आपको बनाने के लिए B नंबर। थोड़ा सा एक देखते हैं, पहले आप बताइए बाबू, अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले पढ़े कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन ना, प्लेन का व्यापक समीकरण क्या होता है। तो देखिए ये हम लोग पढ़े x + by है ना प्लस CZ + D = 0। अब बताइए इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो देखा जाए तो इसमें से x और y दोनों गायब हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 0 × x 0 × y और z = 2। अब बताइए यह z = 2 जो है, z = 2 को हम लोग जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। अब लास्ट वाली इससे क्या मिलेगा, तो देखिए अब बताइए ये जो इक्वेशन होता है किस फॉर्म में होता है बाबू। यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, ये किस रूप में है, dr के फॉर्म में है, डायरेक्शन रेशियो के फॉर्म में। तो अब बताइए आपको DC निकालना है। तो DC का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन का, a/√a² + b² + c²। ये हम लोग वेक्टर में पढ़ चुके हैं। मतलब जब आपके पास डायरेक्शन रेशियो हो तो उससे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। जब आपके पास दिक् अनुपात हो बाबू तो उससे हम लोग दिक्कोज्या निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से। इसी तरह से m b/√a² + b² + c²। देखिए अगर आप पढ़े हैं तो, नहीं पढ़े हैं तो आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। देखिए आपको बताया गया है कि ये 11.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर जाकर दिखेगा, ये 3 नंबर 4 नंबर ऐसे कुछ है कि उसमें dr दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है,
दिक अनुपात, उससे हम लोग डीसी निकालना सीखे हैं। तो आप बताइए ये जो 0 0 ये जो दिख रहा है ये डीआर के फॉर्म में होता है, तो इसका डीआर निकाल लिया जाए। डीआर का मतलब क्या निकाल रहे हैं हम लोग, दिक अनुपात निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो दिक अनुपात को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, देखिए ए बी सी से। तो लिख सकते हैं ए बराबर कितना, डीआर का मतलब आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, फुल नेम लिख लीजिएगा, डायरेक्शन रेशियो। ए बराबर 0, बी बराबर भी 0, सी बराबर कितना हो जाएगा बाबू 1, और ये डी रहने दीजिए क्योंकि अभी डी का काम है नहीं। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या निकालेंगे, परिमाण निकालेंगे, तभी आप डिवाइड कर सकते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, विथ रूट, रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो बस इतना समझने के बाद ही वो आप बच्चे बना लेंगे, क्योंकि ये एक बार नहीं, ये 10.2 में भी पढ़े हम लोग, 11.1 में भी पढ़े हैं, मतलब बहुत बार हम लोग पढ़े हैं। हम खुद अपने से एग्जाम्पल भी बनवाए, एक नहीं बहुत सारा 4-5 एग्जाम्पल हम करवाए थे, और खूब थ्योरी पढ़ाए हैं, खूब ढंग से बताया गया है कि जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो भी उससे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, जब दिक अनुपात दिया हो तो दिक्वज्या फाइंड कर सकते हैं। चलिए यहाँ के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए इसका वैल्यू फाइंड करिए, कितना हो जाएगा बुआ, जल्दी से बताइए। ये लिख सकते हैं ए कितना है 0, बी कितना है 0, सी कितना है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का 1 है ना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा ना, तो 1 का रूट 1 होता है। इसको हम लोग को मानना है इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है क्या। अभी हम ये हटा दे रहे हैं क्योंकि जगह ले रहा है, आप तो देख लिए ना क्या क्या फाइंड करना है, ठीक। अब देखिए अब ये जो आया है 1 बाबू, आप बताइए ये 1 क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, रूट है, इसी से अगर हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे ना तो डीसी निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर लिख देंगे कि समीकरण 1 में दोनों तरफ 1 से भाग देने पर, ओके ठीक है क्या। चलिए तो आप ये जो 1 आया है ना वो, इससे इक्वेशन फर्स्ट में सब में डिवाइड कर दीजिए, तो 0/1x 0/1y फिर z/1 इक्वल में 2/1। चलिए बताइए इसमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो 0/ये आया है ना इसी को हम लोग डीसी बोलेंगे, ठीक है ना। ये देखिए ये पहले 0 जो था ना बाबू ये डायरेक्शन रेशियो था, इसका मैग्नीट्यूड निकाल कर जब डिवाइड कर देना तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ये जो दिख रहा है ये दिक अनुपात है, और जब ये परिमाण निकाल कर भाग दे दिया ना तो ये आ गया दिक्वज्या। ये लिख सकते हैं क्या, डीसी, डीसी मतलब वही डायरेक्शन कोसाइन, दिक्वज्या एल बराबर कितना 0/1, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है क्या। इसी तरह से एम 0/1 डिवाइड कर देंगे तो 0, एन तो डायरेक्ट 1 ही दे रहा है ना बाबू, अब 1/1 1 ही ना होगा, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। ये एक चीज हम लोग निकाल लिए डीसी, लेकिन इसमें एक देखा जाए तो डिस्टेंस भी पूछ रहा था ना, दूरी भी पूछ रहा था। तो यह देखिए डी बराबर, डी मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2/1 बराबर में कितना 2, तो ये 3 वो ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल यही तो पूछ रहा था आपसे। इसी तरह से बी नंबर हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है ना। बी नंबर देखिए क्या दे रहा है, बी नंबर दे रहे हैं बाबू, आप किताब रखिए अपने पास x + y + z = 1, ठीक है क्या। अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से तो दिया हुआ है। चलिए बताइए जल्दी से, इसका डीआर निकालिए जल्दी से। तो इसका डीआर क्या होगा, दिक अनुपात a बराबर में 1, b बराबर भी 1, c बराबर 1, ठीक है ना। अब इसका क्या निकाल लेंगे, वही मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, ठीक नो, मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे मतलब परिमाण निकाल लीजिए। क्या होता है, तो रूट में हो जाएगा बाबू a² + b² + c²। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसमें वैल्यू पुट करिए, ए कितना है देखिए 1, बी कितना है ऑल्सो 1, फिर ये 1, इसको सॉल्व करेंगे तो √3 आ जाएगा ना। अब ये √3 को क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड कर देंगे √3 से, समझ में आ रहा है। इसी तरह से देखिए ये सब क्वेश्चन ना आने वाला है एग्जाम में, ये सब थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़े,
और है बहुत आसान, तो ऐसा पढ़े कि फिर इसको बाद में पढ़ने की जरूरत ना पड़े। देखिए डिवाइड कर दिया, फिर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/√3। और आसपास 1 कहां से आ जा रहा है, तो इसका कोफिशिएंट है ना 1, गुणांक है ना 1, इसलिए हो जा रहा है। फिर 1/√3 जेड इक्वल में 1/√3 लिख सकते हैं। डीसी कितना आ जाएगा, सिंपल सा है 1/√3, फिर 1/√3, देखिए इसका भी आ जाएगा 1/√3। डिस्टेंस देखिए कितना आ जाएगा, डी डिस्टेंस मतलब दूरी आ जाएगा आपका कितना, ये भी आ जाएगा 1/√3। तो देखिए हमको लग रहा है कि इसमें और भी 2 क्वेश्चन है बाबू, सी और डी बना सकते हैं क्या। एक चीज और हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं कि जो डीसी आता है ना, जो डायरेक्शन कोसाइन आता है ना, जो दिक्कोज्या आता है ना, इसका स्क्वायर का सम करिएगा ना तो हमेशा 1 आता है। देखिए ना, इसका स्क्वायर करेंगे 1/3, इसका स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे 1/3, इसका स्क्वायर करिए ऐड कर दीजिए 1/3, सबको ऐड करेंगे तो 3/3 1 आ गया कि नहीं। इसलिए एक थ्योरी पढ़ाया गया है आपको, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर मिलकर कितना होता है, 1 होता है। सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर का। ये एल को हम लोग कॉस अल्फा से डिनोट करते हैं, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा और कॉस स्क्वायर गामा भी हम लोग लिखते हैं 1। तो ये अभी इसका काम है नहीं, लेकिन ये सब हम लोगों को पढ़ना है, किसमें, डीसी में ही पढ़ना है। हम लोग पढ़ चुके हैं दिक्कोज्या में कि जितना भी आप दिक्कोज्या निकालिएगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालिएगा, उसका स्क्वायर का सम करने पर हमेशा 1 आता है। तो मान लीजिएगा आप डीसी निकाल रहे हैं, आप डाउट्स में है कि आपका डीसी डायरेक्शन कोसाइन वो सही है कि गलत है, तो उसका स्क्वायर करके सम कर दीजिए। अगर 1 आ गया तो आप फ्री हो जाइए, आपका आंसर सही है, इसे चेक करने के लिए। अदरवाइज आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाना नहीं है यहाँ पर। चलिए इसमें सी और डी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए, और आपके पास किताब नहीं है तो हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, ठीक ना। सी नंबर है आपके पास 2x + 3y - z इक्वल में 5, ठीक है बुआ। डी नंबर है 5y + 8 = 0। देखिए सी और डी अब बना सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकेंड। हम फार्मूला नहीं लिखे हैं शुरू में क्योंकि इसमें बहुत काफी फार्मूला है, ठीक ना। इसको थोड़ा सा साथ में पढ़ेंगे तो और बढ़िया रहेगा, उसी टाइम थोड़ा सा हम आपको काफी समझा देंगे। इसका दूसरा सी और डी बनाइएगा घर पे ना, ऐसे छोड़ मत दीजिएगा। ये सब स्कोरिंग है बाबू, स्कोरिंग क्वेश्चन है, स्कोरिंग एक्सरसाइज, आपका स्कोर बढ़ा देगा। कम मेहनत ज्यादा प्रॉफिट, उस टाइप का ये सिचुएशन है। कम लागत ज्यादा प्रॉफिट, समझ में आ रहा है ना। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन किताब में देखिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए इसमें डिस्टेंस दे रहा है पहले से 7 यूनिट्स, दूरी दे रहा है 7 मात्रक। एक वेक्टर भी दिया है, कौन सा वेक्टर है वह, नॉर्मल वेक्टर है। कह रहे हैं उसमें कि नॉर्मल है ना, अभिलंब है, तो नॉर्मल को हम लोग n से डिनोट करेंगे, तो इसलिए n वेक्टर मान ले रहे हैं हम लोग। 3i + 5j - 6k कैप। इसमें कह रहे हैं ना बाबू जानते, ये देखिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये 2 मार्क्स का, ये आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ये 2 मार्क्स का। कह रहे हैं ना बाबू की वेक्टर इक्वेशन देखा जाए तो इक्वेशन आपको 2 टाइप्स का मिलेगा, पूरा प्लेन का इक्वेशन 2 टाइप्स का मिलेगा। अभी ये जो हम बोले थे ना कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये जो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन था ना वह था कार्टेशियन इक्वेशन था। तो प्लेन का इक्वेशन 2 टाइप से लिखा जाता है, दोनों बराबर ही होता है, इक्वल ही होता है, बस फॉर्म अलग अलग होता है। एक होता है, देखिए ये थोड़ा सा देख लीजिए, एक इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये इसी में ये पूछ रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए सामने वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है ना, हिंदी में लिखेंगे इसको समतल का सदिश समीकरण। देखिए फॉर्मूला होता है बाबू r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल में d, याद रखिएगा। इस तरह से जब आपको वेक्टर दिखाई देगा तो इसको बोलेंगे हम लोग वेक्टर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है ना। इसको बोलेंगे सदिश समीकरण, किसका, समतल का। अगर एक और होता है कार्टेशियन, जो आगे मिलने वाला है हम बताएंगे, ठीक है ना। तो आगे मिलने वाला क्या है, जो अभी आप पढ़ रहे थे x + by + cz + d = 0, ये इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण।
तो दो टाइप का प्लेन ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन मिलेगा आपको, समतल का समीकरण इक्वेशन ऑफ प्लेन दो टाइप्स का मिलेगा। एक मिलेगा इस तरह से, इसको बोलेंगे वेक्टर इक्वेशन, एक इस तरह से मिलेगा, इसको बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन, इसको बोलेंगे सदिश समीकरण, इसको बोलेंगे कार्तीय समीकरण, कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है क्या? ये फॉर्म दे देगा तो ये पूछ सकता है, ये दे देगा तो ये पूछ सकता है, और दोनों में से कोई भी पूछेगा बनेगा एक ही तरीके से। हो सकता है कि इस तरह से क्वेश्चन दे दे, एंगल पूछ दे, इस तरह से क्वेश्चन दे दे, एंगल पूछ दे, ठीक है ना। तो दोनों एक ही चीज है, बस अलग अलग तरीके से हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बताइए, अभी हम लोग से फिलहाल यही पूछ रहा है वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो बताइए इसको यूज करने के लिए, ये सॉल्व करने के लिए हम लोग के पास टोटल तीन चीज चाहिए, आर वेक्टर चाहिए, एन कैप चाहिए और डी चाहिए। डी तो है शायद हम लोग के पास 7 यूनिट्स रख देंगे। एन कैप चाहिए, एन कैप यहाँ पर किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एन का मतलब होता है ना परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो यहाँ पर एन कैप जो है यूनिट वेक्टर का काम कर रहा है बाबू, इकाई सदिश का काम कर रहा है, लंबवत इकाई सदिश। समझ में आ रहा है क्या करें? एन कैप किसका काम कर रहा है? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, लंबवत इकाई सदिश का। तो अब बताइए यह एन वेक्टर है, तो इसका हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं, मात्रक सदिश निकाल सकते हैं, इकाई सदिश कैसे निकालते हैं? इसका मैग्नीट्यूड निकालकर, परिमाण निकाल के इसमें डिवाइड कर देंगे तो एन कैप आ जाएगा कि नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, x बराबर 3, y बराबर 5 और z बराबर -6। चलिए इसका पहले आप n मैग्नीट्यूड निकाल लिया जाए ना, मैग्नीट्यूड परिमाण निकाल रहे हैं, कितना होता है? रूट में x स्क्वायर, y स्क्वायर और z स्क्वायर। x का वैल्यू रख दीजिए 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर। सॉल्व कर दीजिए इसको, ये कितना हो जाएगा? 9, 25 और 36। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √70। ठीक है क्या? ये एन वेक्टर आया, ये कह सकते हैं ये मैग्नीट्यूड आया है। मैग्नीट्यूड मतलब ये हम लोग परिमाण ज्ञात किए, कोई दिक्कत? अब यहाँ के बाद हम लोग निकाल लेते हैं एन कैप। एन कैप मतलब क्या? यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से बताइए? एन कैप इक्वल में एन वेक्टर बाई मोड एन वेक्टर, यही होता है यूनिट वेक्टर बराबर। अब बताइए जल्दी से, एन वेक्टर दिख रहा है क्या आपको? लिख सकते हैं 3i + 5j - 6k। बाई में कितना बताइए? बाई में है आपके पास √70। देखिए ये जो है एन कैप निकालिए। अब यहाँ पर, यहाँ के बाद इसमें बैठा दीजिए, तो आर वेक्टर के स्थान पे कुछ नहीं लिखना है आपको, इसको इसी तरह से आप रहने दें, ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं, तो एन कैप के स्थान पे ये लिख दीजिए, निकाले हैं ना अभी हम लोग, ये लिखा क्यों नहीं रहा है जी? 3i + 5j - 6k डिवाइडेड बाई √70। आगे बढ़ते हैं, तो डी है क्या आपके पास? 7। अब विश्वास नहीं करिएगा, बस इतना ही आपको आंसर होगा। ये जो दिख रहा है दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। ये जो दिख रहा है आपको समतल का समीकरण है सदिश रूप में, ठीक है ना। देखिए बस इतना ही काम कर देना है। अगर इसके बाद अगर आपसे पूछ दे कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण, तो आर वेक्टर के स्थान पर हम लोग ये रख देंगे xi + yj + zk। ये हम लोग नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं, ये हम लोग 10 मतलब चैप्टर 10 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अभी फिलहाल 11.2 में पढ़िए, देखिएगा तो ये सब आपको मिलेगा। तो आर वेक्टर के स्थान पे इसको लिख देंगे, उसके बाद दोनों का डॉट निकाल देंगे। डॉट मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। जो रिजल्ट आएगा ना वो हो जाएगा कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण, ठीक है ना। यही क्वेश्चन अगला में पूछ रहा है 3रा नंबर में। तो अब बताइए, आपके पास डी दिया था, एक वेक्टर दिया था, तो इससे हम लोग से पूछ रहा था वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके। तो इसको यूज करने के लिए आपको पहले एन कैप निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, मतलब इकाई सदिश, ठीक है ना। इसलिए हम लोग पहले यूनिट वेक्टर निकाल लिए। कैसे निकाले आप देख रहे हैं आप 10.2 से ही हम लोग यूनिट वेक्टर निकालना सीख रहे हैं। अगर आपको ये नहीं आ रहा ना तो फिर आप किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये 10.12 से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। हर एक्सरसाइज में, प्रत्येक एक्सरसाइज में मिल ही रहा है ये। चलिए 3रा नंबर देखते हैं, ये बन गया 2nd नंबर क्वेश्चन। ओके, 3rd नंबर देखा जाए। 3rd नंबर में इक्वेशन ही पूछ रहा है, कार्टेशियन पूछ रहा है। दिया हुआ है क्या?
ये इक्वेशन पहले से दिया हुआ है। कौन सा इक्वेशन है ये? वेक्टर इक्वेशन। तो ये दे दिया है, वेक्टर इक्वेशन दे दिया है, कार्टेशियन इक्वेशन पूछ रहा है, सदिश समीकरण दे दिया है और कार्तीय समीकरण हम लोग से पूछ रहा है, जो सबसे आसान है। देखिए कितना मजा आने वाला है। थर्ड का फर्स्ट आप देखिए, थर्ड का ए नंबर, ये है बाबू आर वेक्टर, आर वेक्टर डॉट आई प्लस जे माइनस में के कैप इक्वल में 2। देखिए ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है ना बाबू, एकदम सेम यही है, वेक्टर इक्वेशन है, सदिश समीकरण है। हम लोग से पूछ रहा है कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक ना, कार्तीय समीकरण। कुछ भी नहीं करना है, आर वेक्टर के स्थान पर एक्स आई वाई जे और जेड के रख देना है। आप सोच रहे होंगे सर आर वेक्टर है क्या? तो आर वेक्टर जो है ना, यह रिजल्टेंट वेक्टर है ना, परिणामी सदिश है यह, मतलब कह सकते हैं वेक्टर का जनरल फॉर्म है। तो आप इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए, आर वेक्टर के स्थान पर रख दिए। उसके बाद ये, अब बताइए बीच में ये नॉर्मल सा मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, ये गुणा नहीं है, यह डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये स्केलर प्रोडक्ट है, यह अदिश गुणनफल है। समझ में आ रहा है ना? कैसे करते हैं? आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो आई का कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है ना यहाँ पर, कोफिशिएंट गुणांक, तो कितना हो जाएगा x इंटू 1। आगे बढ़ते हैं, y इसका भी 1, फिर z यहाँ पर -1 इक्वल में 2। सॉल्व कर दीजिए, x y माइनस जेड इक्वल 2। अब विश्वास नहीं करिएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो ये था वेक्टर इक्वेशन, ये आ गया कार्टेशियन इक्वेशन। हिंदी में बोलेंगे ये सदिश समीकरण है, ये कार्तीय समीकरण है। किसका? प्लेन का, समतल का। ओके, आई होप इसका सेकेंड और थर्ड नंबर मतलब बी और सी नंबर आप बना सकते हैं। सुनाई दे रहा है बुआ? 1 आर के स्थान में फिर रखकर बना सकते हैं। सी नंबर भी बना लीजिएगा ना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। सी नंबर थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है कुछ नहीं, यहाँ पर एस है, ये 5 नहीं है, एस है ना, ध्यान रखना है, थोड़ा सा वैसा लग रहा है। ये है 3 माइनस टी जे, यहाँ पर हो जाएगा यार 2s प्लस टी के कैप, और ये 15। देखिए आर के स्थान में फिर से यह रख के बस मल्टीप्लाई कर देना है। थोड़ा सा देख लीजिए, बना दे रहे हैं इसको, तो कहा किया जाए, थोड़ा सा समय लगेगा, देख लीजिए। रख दीजिए आर के स्थान पे, क्या रखेंगे बाबू? एक्स आई वाई जे प्लस में जेड के डॉट, चलिए रखा जाए एस माइनस टी, एस माइनस 2t आई कैप, फिर 3 माइनस टी जे कैप, फिर 2s प्लस टी के कैप इक्वल में हो जाएगा 15। ठीक है क्या? चलिए इसमें आप डॉट निकालिए ना, मल्टीप्लाई करिए। कैसे? आई का आई से, जे का जे से, के का के से। कितना हो जाएगा? इसका x है और ये कितना है? s माइनस 2t प्लस, आगे बढ़ते हैं, ये क्या है? y है, और ये क्या है? मतलब ये j और j से कितना हो जाएगा? y और 3 माइनस टी प्लस ये है z और 2s प्लस t इक्वल 15। ठीक है क्या? रहने दीजिए, इतना ही आंसर दे रहा होगा आपको, क्योंकि कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि x y z सही है और ये जो है कांस्टेंट है। ये देखा जाए तो यहाँ पर s और t जो है कांस्टेंट है, अचर मान का काम कर रहा है, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर देखा जाए, 4 नंबर, ये समझ में आ गया? ये बना सकते हैं ना बी नंबर, ए और सी तो हम बना ही दिए ना। फोर नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहे हैं, क्योंकि आप कॉपी किताब लेकर तो बैठे ही होंगे, तो किताब में देखिए क्या कह रहा है। जब भी आप क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करिए तो बस ऐसे चुपचाप देखते मत रहिए, मोबाइल सिर्फ लेकर मत बैठिए, सिर्फ कॉपी कलम नहीं, किताब रखिए अपने पास, सब कुछ रखिए, ये आपका हथियार है। आपके इसके बिना आप एकदम अधूरा है, समझ लीजिए। जैसे सैनिक है ना, हथियार नहीं है तो बॉर्डर पे
बेचारा क्या करेगा, फाइटिंग तो नहीं ना कर सकता है। उसी तरह से आप यहाँ पर सिर्फ मोबाइल देख रहे हैं तो नहीं होगा, आप कॉपी कलम किताब सब लेकर बैठिए। इस तरह से बोतल में पानी लेकर बैठिए, कुछ बिस्किट नमकीन लेकर बैठिए, खाते रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। जो काम में आप एंजॉय नहीं कर रहे हैं तो फिर वह काम कुछ समय के बाद आप बोर होने वाले हैं उससे। चल अब एंजॉय करें, मस्ती से काम करें, तब जाकर आप सक्सेस होइएगा। तब वो आपको काम करने में आपको मन भी लगेगा। देखिए 4 नंबर, बोतल रखिए, रंग बिरंग का बोतल रखिए, एकदम बोतल पे नजर पड़ते ही प्यास लग गया, वैसे एकदम क्लीन बोतल रखिए। जाइए 20, 25, 30 रुपए का मिल जाता है मॉल में, ले लीजिए 1, 2, 3 ले लीजिए और उसको रख दीजिए। फिर एक थोड़ा सा खराब होना तो उसको फेंकिए, फिर दूसरा रखिए, ऐसे रखिए। सब थोड़ा सा अब ख्याल रखिए खुद का। हम लोग से कह रहे हैं इसमें निम्नलिखित उसमें किताब में पढ़ सकते हैं, आपके पास जो भी किताब होगा। इसमें कह रहे हैं ना कि आपके पास प्लेन दिया हुआ है, देखिए प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। फर्स्ट देख लेते हैं, टू एक्स प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल 0, यह प्लेन का इक्वेशन, ठीक है ना। बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत मजा आता है इसको बनाने में। देखिए इसका थोड़ा सा हम ग्राफ बनाकर आपको समझा रहे हैं। ये प्लेन का इक्वेशन है, यह ओरिजिन से एक इस पर लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है बाबू। ये एक प्लेन है, इस पर ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग से कह रहा है कि इस प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12। तो हम लोग से कह रहे हैं ना ये ओरिजिन से आ रहा है बाबू। तो हम लोग से कह रहे हैं कि ये जो लाइन है इस प्लेन पे जब पड़ रही है तो इसके जो निचली पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट बताएं। इसका कोऑर्डिनेट कह रहा है बताने के लिए, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेट किस रूप में होगा, इसका नियामक किस रूप में होगा, एक्स वाई जेड के रूप में। मतलब कह सकते हैं कि एक प्लेन है, उस प्लेन पर ओरिजिन से मूल बिंदु से एक लाइन डाली जा रही है, तो वह लाइन प्लेन को कट कर रही होगी, नहीं पड़ रही होगी ना, टच कर रही है ना, तो कौन सा पॉइंट पे टच कर रही है वह पॉइंट हम लोग को बतलाना है। तो बहुत आसान तरीका है, एक फार्मूला है कि जब एक्स वाई जेड निकालना हो, पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना हो, निर्देशांक निकालना हो, नियामक, तो x इक्वल l इंटू डी, y इक्वल m इंटू डी, z इक्वल हो जाएगा n इंटू डी। देखिए l m n है क्या, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन का काम कर रहा है, दिक्कोज्या का काम कर रहा है, d क्या है, डिस्टेंस का काम कर रहा है। ये जस्ट अभी इसी में 11.3 का ही पहला नंबर क्वेश्चन इसी तरह से ना आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया था, समतल का समीकरण दिया था। तो इससे हम लोग एल एम एन और डी निकालना सीखे कि नहीं। तो इससे आप एल एम एन और डी निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए, एक्स वाई जेड निकल जाएगा। तो देख लीजिए, फिर अगर आप भूल गए हो या ध्यान में नहीं आ रहा है तो फिर से हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर 0 है, सॉरी। देखिए फिर से एक बार हम बता दें कि एक ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है, वो प्लेन पे पड़ रही है समतल पे, तो वो जहां पर टच हो रही है ना, वो कौन सा पॉइंट है हम लोग से पूछ रहा है। उसके लिए आपके पास प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है, समतल का समीकरण दिया हुआ है। तो इसी का यूज करके हम लोग ना 2 चीज निकालेंगे। ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, समतल का समीकरण, इसका प्रयोग करके 2 चीज हम लोग निकालेंगे। क्या क्या, एक निकालेंगे डीसी, दिक्कोज्या निकालेंगे, दूसरा का डिस्टेंस निकालेंगे, दूरी, ठीक है ना। उससे क्या होगा, क्योंकि x का फॉर्मूला होता है l इंटू डी, y निकालने के लिए m इंटू डी, z निकालने के लिए n इंटू डी। जब हम लोग के पास डायरेक्शन कोसाइन और डिस्टेंस आ जाएगा तो x y z निकाल लेंगे, और वही x y z यहाँ का पॉइंट वाला आएगा। तो चलिए इसको मानते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4, ठीक नो। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, a स्क्वायर परिमाण निकाल लीजिए, b स्क्वायर c स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 9 16, 16 9 25, 4 29। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, लिख सकते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सब में डिवाइड कर दीजिए ना, बाई अंडर रूट 29। समीकरण 1 में अंडर रूट 29 से भाग देने पर लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, 2 बाई अंडर रूट 29 एक्स, फिर 3 बाई अंडर रूट 29 वाई, फिर
4/√29 जेड माइनस 12/√29 इक्वल में 0। अब बताइए जल्दी से, ये जो दिख रहा है यही तो एलिमेंट हो गया, ये हम लोग निकाल लिया डीसी ना, डीसी मतलब क्या, दिक्कोज्या निकाल लिए। तो यहां से हम हटा दे रहे हैं, स्पेस नहीं है तो यहाँ पर लिख ही सकते हैं, दिख रहा है, थोड़ा सा एडजस्ट करिए। ये देखिए दिक्कोज्या निकाल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, एल बराबर बताइए 2/√29, एम बराबर में हो जाएगा कितना 3/√29, एन बराबर हो जाएगा कितना 4/√29, ठीक है क्या। और डी कितना हो जाएगा, डी भी दे रहा है क्या, यहां देख लेते हैं, यहां से हटा दिया जाए, यहां देखिए इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इतना तो हो ही गया है, लिख लीजिएगा। चलिए डी कितना दे रहे हैं बताइए, डी है ना आपके पास, यहाँ पर रख दीजिए, डिस्टेंस है, दूरी है, माइनस तो होता नहीं है इसलिए इसको आप प्लस लिखिएगा। ध्यान रखिएगा कि सर यहाँ पर तो माइनस है ना, प्लस कैसे होगा, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑलवेज माइनस होता है, ऑलवेज प्लस होता है, सॉरी माइनस नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ के बाद हम लोग x लिख सकते हैं का l इंटू डी, एल बताइए कितना दिख रहा है 2/√29, देखिए है ना यहाँ पर l, और d यहाँ पर है, लिख दीजिए 12/√29, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, या 24 हो जाएगा ना, 24/24 इसी तरह से y निकाल दिया जाए ना, y का फॉर्मूला क्या होगा m इंटू डी, m कितना दे रहा है देखिए यहाँ पर, m है आपके पास 3/√29 और d कितना है 12/√29, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 36/29। ओके, इसी तरह से z निकाल लिया जाए, कितना हो जाएगा n इंटू डी, n कितना दिख रहा है देखिए वहां पर 4/√29 और d देखिए कितना दिख रहा है, d यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर है 12/√29, समझ में आ रहा है ना। इसमें मल्टीप्लाई कर देते, ये कितना हो जाएगा 12 चौका 48, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 29 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं क्या कि पॉइंट आपका आ गया, क्या आया, x इतना आया है, y ये आया है और z ये आया है, तो लिख सकते हैं क्या x है 24/29, y है क्या 36/29 और z है क्या 48/29। तो देखिए हम लोग कह सकते हैं क्या कि जब आप इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया हो, समतल का समीकरण दिया हो, तो अगर वहां से मूल बिंदु से ओरिजिन से कोई लाइन खींची जा रही है, तो प्लेन पे अगर कोई प्लेन पे टच हो रहा है, तो वो जो टच पॉइंट है, जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, प्रतिच्छेद बिंदु है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें और भी क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं, BCD लिख दे रहे हैं, सेम इसी तरह से बना लीजिएगा। बी नंबर है क्वेश्चन 3y + 4z - 6 = 0। इसको जरूर बनाइएगा ना, इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि हम बोले हैं ना कि स्कोरिंग एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा ना, ये मानते हैं कि सब बन ही जाएगा आपसे, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बनाइएगा बार बार तो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है क्या। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन 2025 में, 2024 में, 23 में ये दो नंबर का क्वेश्चन आया है, समझ रहा है ना। ये कंटिन्यू भी बहुत सारा क्वेश्चन आ जा रहा है एकदम। 5 साल का बाबू ना आप PYQ बनाएं, वैसे हम PYQ भी लेकर आ रहे हैं 2025, 24, 23, 22 इस सब का 4-5 साल का PYQ हम लोग बना दें। आप PY का व्यवस्था करिए, कहीं से मिल जाए अगर आपको 4-5 साल का PYQ, उसको पढ़ लीजिए बाबू, बहुत काम करेगा, बहुत काम। अगर आपसे टीचर बोल रहा है तो बात समझ जाना चाहिए, मान लेना चाहिए, ठीक नो। देखिए बना लीजिएगा, हम लोग के पास अनुभव है बाबू, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, तो कुछ बात हम लोग अभी गुरु जी थे ना, वो बोलते थे कि 3 साल का PYQ जरूर बना लीजिए। बताइए 3 साल का भी बना ले रहे हैं तो काम हो जाएगा। हमेशा बोलते थे कि 3 साल का पीछे का पेपर बना लीजिए आप लोग, बहुत हेल्प करेगा। एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था सर 4 साल का PYQ बना लेंगे 50% लड़ जाएगा क्या, 50% से भी ज्यादा लड़ जाएगा बाबू। अब 4-5 साल का PYQ बनाए, 100% आपको काम करेगा, 50% की आप बात कर रहे हैं, इतना PYQ में दम है। बात समझिए, मान लीजिए 5 साल का PYQ बनाए तो 500 ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, क्योंकि 100 को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, 500 ऑब्जेक्टिव हो गया बाबू। सोचो
एग्जाम में 100 का ऑब्जेक्टिव आएगा। अब 500 जब ऑब्जेक्टिव देखिएगा ना 5 साल का, तो उसमें 300 350 कॉमन ही होगा। कॉमन का मतलब कि जो 2021 में आया होगा वो 2024 में आया होगा, 25 में आया होगा, 23 में आया होगा, समझ रहा है ना। तो 500 आपका हो जा रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 500 में से 2026 जो भी बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026, उसमें 100 नंबर का क्वेश्चन ऑटोमेटिक मैच कर जाएगा, आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब बताइए 2-2 नंबर का क्वेश्चन हर साल 30 को आता है, तो 5 साल का 30 5 150 हो गया। बताइए सोचिए, तो 150 में आपको 30 क्वेश्चन उसी में से मैच कर जाएगा। 5 नंबर का 8 वो क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपको 4 बनाना होता है। 30 में से 2 नंबर का 15 ही बनाना होता है, लेकिन 30 वो क्वेश्चन तो आता है ना। 5 नंबर का 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें 4 ही बनाना होता है, 8 क्वेश्चन तो आता है ना। तो अब बताइए 8 5 साल बनेगा तो 8 5 40 वो क्वेश्चन हो गया ना। 40 क्वेश्चन में से कोई भी 5 क्वेश्चन, अभी हम पीवाईक्यू देखें 2021 का 2025 में 2 पीवाईक्यू एकदम सेम आया। पीवाईक्यू बोल रहे हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन एकदम सेम आया है बाबू 5 नंबर का। तो ये सब बनाइएगा ना तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन तो है, बहुत सारा हेल्प भी करेगा। जैसे मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा डिजिट इधर उधर देगा लेकिन सेम क्वेश्चन दे देगा, सेम टाइप क्वेश्चन देगा, समझ रहा है ना। जैसे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई डॉट जे डॉट आई, डॉट प्रोडक्ट निकालना, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना, ये सब तो देगा है। डी सी डी आर जो ये सब हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब कॉन्फर्म है कि देगा ही, जाकर देखिएगा पीवाईक्यू में। इसमें का देखिए 13 नंबर क्वेश्चन अभी हम पढ़ाएंगे तो बताइए, इसमें 5 बोला ना कि आया है, उसी तरह से आपको क्वेश्चन 12 नंबर आया है, 12 नहीं 13 नंबर आया है 2 नंबर का, 14 आया है 2 नंबर का, ये सब लगातार क्वेश्चन आया है बाबू, समझ लीजिए 2-2 नंबर का है, एकदम आसान लॉलीपॉप क्वेश्चन है, मतलब देखिएगा भी तो आंसर बता सकते हैं, समझ लीजिए। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन ना, समय लॉस हो रहा है। 5 नंबर का हम 2 क्वेश्चन है, एक बना देंगे तो बाकी आप बना सकते हैं। 2 क्वेश्चन है तो एक बना देंगे, तो एक हम बना रहे हैं, एक आप बना लीजिएगा। पॉइंट दे रहा है देखिए 1 0 और -2, उसके बाद एक और इक्वेशन दे रहा है, एन वेक्टर दे रहा है ना, नॉर्मल दे रहा है i + j - k कैप। इसमें 2 इक्वेशन पूछ रहा है, वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन, कार्तीय समीकरण और सदिश समीकरण। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं, यह कि ये पॉइंट दिया है ना बाबू, तो इसको मान लेंगे हम लोग ए वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए, स्थिति सदिश i, और ये तो 0 j हो जाएगा और -2 के। देखा जाए तो 0 है तो j को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप i - 2 के भी लिख सकते हैं। और ये तो पहले से इसको ये वेक्टर दिया हुआ था नॉर्मल वेक्टर, तो इसको हम n मानिए लिए, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग पहले बना लेते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। समतल का सदिश समीकरण। देखिए क्या होता है फार्मूला, फार्मूला यहां पे लिख देते हैं, r माइनस में a वेक्टर डॉट n वेक्टर बराबर में d, सॉरी d नहीं 0, ठीक है क्या। तो अब बताइए यहाँ पर r वेक्टर जस का तस रन दीजिए, a के स्थान पे ये लिख दीजिए, समझ में आ रहा है। a वेक्टर के स्थान पे लिख दीजिए i प्लस में 0 j माइनस में 2 के, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं तो डॉट में क्या है n वेक्टर देखिए कितना दिख रहा है, i j और माइनस के इक्वल में 0, ठीक है क्या। तो ये देखिए आंसर हो गया आपका, किसका इक्वेशन हो गया, या समतल का सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया ये। लेकिन इसमें एक और चीज कर रहा है, एक और है इसमें, ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, बात मानिए 2025 में जाकर देखिए पीवाईक्यू में, ये लगातार 2-3 साल आया है ये 2 मार्क्स का। अब आपको क्या करना है, एक और पूछ रहा है कार्टेशियन इक्वेशन ना, कार्तीय समीकरण, तो लिख सकते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, सॉरी, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्तीय समीकरण ना। कार्तीय समीकरण देखिए क्या होगा, r वेक्टर के स्थान पे आप रख दीजिए, जो कुछ देर पहले हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे थे, xi + yj प्लस में
जेड के, ठीक है ना, और माइनस आई 0j माइनस में 2k डॉट आई जे और माइनस के, ठीक है क्या। चलिए पहले इसमें से इसको माइनस किया जाए, ठीक है क्या, एक्स आई का आई से, जे का जे से, के का के से। तो चलिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक काम करते हैं, कॉमन ले लेते, बताइए। तो आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, x माइनस 1 आई कैप होगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, गुणा करेंगे अंदर, फिर ये क्या हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जस का तस ही होगा वाई जे, इसमें से माइनस कर तो माइनस में प्लस हो जाएगा ना या, तो ये हो जाएगा जेड प्लस 2k, ठीक है क्या यह। फिर डॉट लिख देंगे आई जे और के, ठीक है क्या यह। चलिए इसका डॉट निकाला जाए, कैसे, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, कितना हो जाएगा यह, x माइनस 1 इंटू 1, फिर इसका इससे किया जाए y इंटू 1, फिर z प्लस 2 और माइनस 1 इक्वल में 0। डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए हैं, स्केलर प्रोडक्ट ना, अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, आई का आई से, जे का जे से, के का के से, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो x माइनस 1 y, और इसमें माइनस से कर दिया तो माइनस जेड माइनस 2 इक्वल 0, ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 3 बराबर 0। देखिए तो आपसे ये क्वेश्चन 2 नंबर से पूछा था, लेकिन कोई एक पूछा था, सिर्फ इतना पूछा था आपसे, ये नहीं पूछा था, ध्यान रखना, सिर्फ इतना ही पूछा था, यही 2 नंबर का। इसमें तो 2 क्वेश्चन पूछ दिया ना, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन, एक सदिश समीकरण, एक कार्तीय, लेकिन कोई एक ही आपसे 2 नंबर का पूछेगा। तो अब बताइए 5 का बी नंबर बना सकते हैं, सेम टाइप है। 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना भाव कि 3 पॉइंट से एक प्लेन जा रही है, तो उस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। 3 पॉइंट से एक समतल जा रही है, तो उस समतल का समीकरण क्या होगा। 6 का फर्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें पहले आपको पॉइंट दिया है 1 1 माइनस 1, ठीक है, 3 पॉइंट दिया है 6 4 और माइनस 5, फिर माइनस 4 माइनस 2 और 3, ठीक है क्या। 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। तो ये तीनों पॉइंट से एक प्लेन पास कर रही है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए अगर यह तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होगा, अगर संरेख होगा, अगर एक लाइन में होगा, एक ही लाइन पे होगा, तो इसका इक्वेशन संभव नहीं है, इसका समीकरण संभव नहीं है। तो ये फॉर्मूला, ये जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं, ये किसके लिए काम करेगा, नॉन कोलिनियर के लिए, असंरेख के लिए। तो राशिफल कैसे मालूम चलेगा, तो इसका हम लोग इक्वेशन निकालेंगे। अगर 0 आ गया, 0 बराबर 0 आ गया, तो लिखेंगे इसमें मतलब इसमें इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, इसमें समीकरण संभव नहीं है। अगर 0 नहीं आया, कुछ आ गया, तो इक्वेशन हो जाएगा। नहीं समझे, हम ये बात कर रहे हैं कि यह 3 पॉइंट से एक प्लेन जा रही है, उसका इक्वेशन पूछ रहा है हम लोग से, समीकरण पूछ रहा है। तो वह समीकरण इक्वेशन तभी संभव होगा फाइंड करना है जब ये तीनों इस तरह से हो, इस तरह से हो। जब इस तरह से रहेगा ना, एक लाइन पे होगा, तो उसका समीकरण ही संभव नहीं है ना, समीकरण निकलेगा नहीं, इक्वेशन निकलेगा नहीं, 0 इक्वल 0 आ जाएगा। तो आपको अलग से चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन ना, समतल का समीकरण फॉर्मूला होता है, देखिए क्या, x माइनस x1 x2 माइनस x1 और x3 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, ये हो जाएगा y3 माइनस y1, z माइनस z1 z2 माइनस z1 और z3 माइनस z1, ठीक है क्या, इक्वल में 0। तो अगर हम लोग इसमें इसको रखकर सॉल्व करेंगे, अगर 0 आ गया तो लिख सकते हैं कि इसमें इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है, इसमें समीकरण संभव नहीं है। अगर 0 नहीं आया, कुछ और आ गया, तो वो समीकरण हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, ये हम कह रहे हैं। तो चलिए रखा जाए, x1 बताइए, ये x1 y1 और z1, ये दूसरा का x2 y2 और z2, ये हो जाएगा x3 y3 और z3। तो x माइनस x1 बताइए 1, फिर x2 6 है ना 1, फिर माइनस 4 माइनस 1 आप रखते रहिए, y माइनस y1 1 y2
4 माइनस 1 y3 माइनस 2 माइनस 1 z माइनस z1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर z2 कितना है -5, देखिए z2 -5 है ना। फिर z3 3 और ये हो जाएगा +1 इक्वल में क्या हो जाएगा बताइए 0। ठीक है क्या यह? ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ये है डिटर्मिनेंट बाबू, ये शारीरिक का चिन्ह है, मॉडुलस नहीं है, ध्यान रखना है। तो डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, शारीरिक का मान कैसे निकालते हैं, उसी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। बताइए ये कितना हो जाएगा आपके पास x -1, इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 5, इसको ऐड कर दीजिए -5, y -1 3 और -3, ये हो जाएगा z +1 -4 और ये 4 इक्वल 0। ठीक है ना। अब इसको डिटर्मिनेंट्स जैसे सॉल्व करते हैं ना, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू फाइंड करते हैं ना, शारीरिक का मान ज्ञात करते हैं ना, वैसे r1 से कर दीजिए, फ्रॉम r1 लिख सकते हैं का r1 से कितना हो जाएगा, x -1 को पकड़ेंगे तो क्या बचेगा, ये और ये खत्म, तो ये बचेगा ना, मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस प्लस, पहले से माइनस होता है तो माइनस होगा ना। फिर y -1, अब ये और ये खत्म, क्या बचेगा 20 और -20, देखिए सब 0 हो जाएगा ये कट पिट कर। फिर प्लस, अब इसको पकड़ेंगे ना किसको, z +1 को, तो क्या मिलेगा, ये देखिए ये और ये खत्म था, देखिए इसको पकड़ेंगे तो ये और ये खत्म, क्या बचेगा -15 और +15, ठीक है क्या, इक्वल में 0। बताइए क्या मिल रहा है, x -1 इंटू 0, y -1 इंटू में 0, z +1 इंटू में 0 इक्वल 0। सब देखिए 0 इक्वल 0 आ गया, तो लिख सकते हैं क्या, इसमें समीकरण संभव नहीं है, इसमें इक्वेशन पॉसिबल नहीं है, लिख दीजिएगा दिस इज नॉट पॉसिबल टू इक्वेशन, ठीक है ना। चलिए और 7 नंबर देखा जाए बाबू, 6 का आप बी नंबर भी बना सकते हैं, इसी तरह से बी वाला ना बनाएगा तो 0 नहीं आएगा, वो इक्वेशन आ जाएगा, इस तरह से इक्वेशन आएगा 2x + 3y ऐसे कुछ। 7 नंबर देख लिया जाए। 7 नंबर देखिए, यह इक्वेशन दिया हुआ है 2x + y - z इक्वल 5, और ये कह रहे हैं ना बाबू कि इसको देखिए एक अनदर इक्वेशन बोले नहीं, अलग अलग फार्मूला आएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये देखिए 7 और 8 दोनों सेम है, तो 7 बना देंगे तो आप 8 बना सकते हैं। कह रहे हैं कि 2x + y - z इक्वल 5 है, तो इसका आपको इंटरसेप्ट निकालना है, देखिए अंतःखंड निकालना है। जैसे ये ग्राफ देखिए, थोड़ा सा ग्राफ समझना है, इसमें यह x है, ये y है और यह z है, ठीक है क्या। मान के चलते हैं कि ये आपके पास एक प्लेन है। अब बताइए यह जो प्लेन है, ये जो तल है, समतल है, x अक्ष को काट रहा है, x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस को, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, z इंटरसेप्ट, x अंतःखंड, y अंतःखंड, z अंतःखंड। तो यह इसको a से, इसको b से, इसको c से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। यहाँ पर ABC डायरेक्शन रेशियो का काम नहीं कर रहा है, दिक् अनुपात का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर अंतःखंड को सूचित कर रहा है। आप 11 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, यह इंटरसेप्ट को डिनोट कर रहा है, समझ में आ रहा है ना। डायरेक्शन रेशियो को डिनोट नहीं कर रहा है, यह अंतःखंड को सूचित कर रहा है, दिक् अनुपात को सूचित नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो यह इंटरसेप्ट है बाबू। तो ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होता है x/a, y/b, z/c = 1। ये जो दिख रहा है ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए इससे पहले पढ़े थे ना इक्वेशन ऑफ प्लेन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म, उसी तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म। ये जो दिख रहा है अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है, ठीक है ना। तो पहले आपको देखिए, और ये अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण है, या समतल का समीकरण है, इंटरसेप्ट फॉर्म में यह प्लेन का इक्वेशन है, तो इसमें ये इक्वेशन हो गया। लेकिन ये जो दिख रहे हैं नीचे ना, इसी को बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो यह x इंटरसेप्ट, x अंतःखंड, y इंटरसेप्ट, y अंतःखंड, z इंटरसेप्ट, z अंतःखंड। तो इसमें हम लोग का इक्वेशन नहीं पूछ रहा है, समीकरण नहीं पूछ रहा है, इसमें हम लोग से पूछ रहा है कि यह ABC निकाल दे कि यह x को, y को, z को कितना कट कर रहा है। इसमें इंटरसेप्ट पूछ रहा है, अंतःखंड पूछ रहा है, तो पहले इसको हम लोग इस फॉर्म में बदलेंगे। तो इस रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको पहले इस फॉर्म में बदलने के लिए, तो इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर देखिए 1 है ना,
और यहाँ पर क्या है 5। तो इस फॉर्म में लाने के लिए आपको दो चीज का ध्यान रखना है, पहले तो RHS में 1 होना चाहिए और ये एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट है ना, गुणांक है ना, +1 होना चाहिए, मतलब एक्स सिंगल एक्स होना चाहिए प्लस में, यहाँ पर 1 होना चाहिए। यहाँ पर 5 है ना, तो 5 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, लिख दीजिएगा डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर क्या हो जाएगा 2x बाई 5, y बाई 5 और z बाई 5 बराबर में 5 बाई 5 करा दीजिए। इसको लिख सकते हैं क्या, ये 2 को डिवाइड में ला सकते हैं क्या 5 के डिवाइड में, फिर ये तो सही है, इसको मत छेड़िए, इस माइनस को डिवाइड में लिख सकते हैं बटा में, यहाँ पर क्या बच गया, कट गया तो 1। अभी देखिए यह एक आंसर हो गया। हो सकता है कि आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन एक ये भी पूछ सकता है कि इसका इंटरसेप्ट वाला इक्वेशन निकाले, इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन निकाले, अंतःखंड रूप में समीकरण निकाले, तो ये आंसर हो गया। और दूसरा का ये पूछ रहा है जस्ट अभी हम लोग से इंटरसेप्ट बताएं, तो देखिए इंटरसेप्ट को हम लोग बोलते हैं अंतःखंड। बताइए a बराबर आ गया कितना 5/2, ये किसका इंटरसेप्ट है, किसका अंतःखंड है, x एक्सिस का है। बताइए b y का कितना आ जाएगा 5, z का कितना आ जाएगा c बराबर -5। ये आपका आंसर हो गया, समझ में आ रहा है ना। यही इस क्वेश्चन का ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, कार्टेशियन फॉर्म में, कार्तीय समीकरण रूप में है, लेकिन ये कह रहा है कि आप इंटरसेप्ट फॉर्म में बताएं। तो इंटरसेप्ट जो होता है ये इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन होता है, अंतःखंड रूप में ये होता है, समझ में आ रहा है ना। इससे हम लोग इंटरसेप्ट कहाँ से निकालेंगे, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ, जो हर में दिया हुआ है ना, इस तरह से इसको लिखा जाता है, ठीक है क्या यहाँ। और देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 आप बना सकते हैं, सेम टाइप है, पढ़ लीजिएगा। 8 नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन 9 कर 7 आता है, दोनों एक ही है, दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा उसमें कुछ है नहीं, इससे 8 आसानी है। देखिए 9, 10, 11 ये तीनों सेम टाइप क्वेश्चन है। 9 ध्यान से देखिए, 9, 10 और 11 ये तीनों सेम टाइप क्वेश्चन है। अगर हम आपको 9 अगर हम लोग बना ले रहे हैं तो 10 आप बना सकते हैं, ठीक है क्या। देखिए 9 में क्या किया, कह रहा है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल 0 एंड x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल 0। एक पॉइंट भी दे रहा है, ये सब है क्या हम बता रहे हैं, थोड़ा आपके पास अगर किताब है ना तो आप पढ़ लीजिए, बढ़िया रहेगा। देखिए है क्या, कह रहे ना बाबू की कुछ देर पहले हम जब इंट्रोडक्शन जब शुरू में पढ़ा रहे थे, बोल रहे थे, उसमें बोल रहे थे ना कि क्या क्या आपको इसमें फाइंड करना है। तो देखिए 2 प्लेन है बाबू, दोनों प्लेन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक ना। ये एक प्लेन है, दोनों प्लेन इंटरसेक्ट कर रही है, इसके इंटरसेक्ट पॉइंट से एक और प्लेन पास कर रही है। इस प्लेन का इक्वेशन हम लोगों से पूछ रहा है, इन दोनों प्लेन का इक्वेशन देखिए दिख रहा है। मान के चलते हैं कि इस प्लेन का इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल 0। इस प्लेन का इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल 0। तो ये जो प्लेन है इसका भी इक्वेशन दे रहा है, इस प्लेन का भी इक्वेशन दे रहा है, इन दोनों के इंटरसेक्ट जो पॉइंट हो रही है वहां से एक और प्लेन निकल रहा है, इसका इक्वेशन पूछ रहा है। तो आप बताइए कैसे बनाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, फार्मूला है, और वैसे अलग से कुछ ऐसा फार्मूला नहीं है कि जिसको आपको याद करना होगा, थोड़ा सा समझना है कि ये जो पहला इक्वेशन है उसको लिख दीजिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, ठीक है। उसके बाद इक्वल 0 मत लिखिए, प्लस में लेमडा, लेमडा यहाँ पर कांस्टेंट का काम कर रहा है, अचर पद का काम कर रहा है। आप न्यू भी लिख सकते हैं, ABCD भी लिख सकते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं, दूसरा का फिर से लिख देना है आपको x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल 0, इसको मान लेना है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना वो देखिए इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है, यहाँ पर दिख रहा है, देखिए 2 2 1 लिख सकते हैं, 2 2 1। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को इसमें रख देना है, 2 2 1 लिख सकते हैं, x बराबर 2 y बराबर 2 और z बराबर 1। इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए, x y z के स्थान पे ये पॉइंट रख दीजिए। रखने के बाद आपको लेमडा का वैल्यू निकलेगा, जो लेमडा का वैल्यू आएगा ना उसी को आप इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिएगा। तो जो रखने के बाद उसको सॉल्व करिएगा, जो इक्वेशन आएगा वहीं इस प्लेन का इक्वेशन आएगा, इस समतल का समीकरण आ जाएगा।
इस पॉइंट को इसमें रख दीजिए, रखने के बाद लेमडा निकाल लीजिए, लेमडा का जो भी वैल्यू आएगा उसको अगेन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए और उसको सॉल्व कर दीजिए। जो भी इक्वेशन आएगा वही इसका इक्वेशन होगा, इस प्लेन का इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए रख दिया जाए। एक्स के स्थान पर रखिए 3 इंटू 2, वाई के स्थान पे 2 और जेड के स्थान पे 1 माइनस 4। आगे बढ़ते हैं। लेमडा का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 2, वाई का वैल्यू 2 है ना, जेड का वैल्यू 1 माइनस 2 इक्वल में 0। बताइए ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 4, ठीक है क्या? प्लस में लेमडा, ये दे दे माइनस 2 प्लस 2 खत्म, तो कितना आ जाएगा? 2 1 3 होगा ना बाबू। इसको सॉल्व करते हैं तो ये भी कट जाएगा क्या? तो 6 में 4 कटेगा 2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा। बताइए 3 लेमडा, ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सिर्फ लेमडा का वैल्यू क्या आ गया? -2/3। अब इसको उठाइए, इसमें पटक दीजिए, इसमें रख दीजिए, रखने के बाद थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए लिख सकते हैं क्या कि पुट लेमडा इक्वल -2/3 इन इक्वेशन फर्स्ट। लिख सकते हैं समीकरण 1 में लेमडा बराबर -2/3 रखने पर, ठीक है क्या? ये हिंदी के लिए है और इंग्लिश के लिए है। चलिए रख दिया जाए, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4। आगे बढ़ते हैं। प्लस नहीं, लेमडा के स्थान पर रखना है -2/3, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल में 0। इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए इसका फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट, जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि इसका फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट, बाटा को जोड़ घटाओ, कितना? 4 दूना 8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं ना, 4 दूना 8 -5/4। उसी तरह से इसको बना लेते हैं हम लोग। देखिए कितना फ्रेश, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करिए, सब में 3 से कितना हो जाएगा? 9x 3y 6z और 12। इसमें -2 से करिए, -2x -2y -2z प्लस 4 इक्वल 0। अब रहा सवाल बाई में जो 3 आएगा ना बाबू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे ना, 3 से गुणा कर देंगे ना, ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 में तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो 3 खत्म। तो बताइए 9x में से 2x, 3y में से 2y, 6z 2z है ना, तो 9x में से 2x बढ़ेगा 7x, 3y और -2y, माइनस माइनस है तो ऐड कर देंगे, 6z 2z सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 4z, -12 में से 4 कटेगा -8 इक्वल में 0। सो मेरा ना ये किस प्लेन का इक्वेशन हो गया? जो दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट, जो दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु से निकल रहा था ना प्लेन, उसका इक्वेशन हो गया। तो बताइए 10 नंबर भी इसी तरह से बना सकते हैं। और थोड़ा सा देखिएगा तो 10 नंबर डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि वह आर वेक्टर डॉट इस तरह से दिया हुआ है, समझ लीजिए थोड़ा सा, आई जे और के इक्वल में 3। तो अब बताइए आर के स्थान पे आप एक्स आई प्लस में वाई जे प्लस में जेड के रख कर इसके साथ डॉट निकालिएगा तो फिर से आपको इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा कि नहीं? इस तरह से। तो जब दो फिर से इक्वेशन आ जाएगा तो इसी तरह से आप बना सकते हैं। 12 नंबर देखा जाएगा, 12 13 दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक ना। और 13 नंबर आया था 2 नंबर का क्वेश्चन। तो 12 13 14 ये सब इम्पोर्टेंट्स है, ये पूरा एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट्स है। बहुत कोई पार्टिकुलर ना कहा जाए कि ये आएगा ये नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ। 10-12 क्वेश्चन है, कहाँ से इसमें बोला जाए कि ये पढ़ लीजिए ये ना पढ़िए, सब पढ़ लीजिए, है ही क्या इसमें? आसान आसान है, थोड़ा सा फॉर्मूला है सबके लिए अलग अलग, तो कोई बहुत बड़ा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। 12 में हम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है बाबू, एंगल, एंगल इक्वल व्हाट, ठीक है ना। 12 में एक ही क्वेश्चन है ना। तो देखिए आर वेक्टर, ये वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है, सदिश समीकरण दिया हुआ है। आर वेक्टर डॉट में 2i प्लस 2j
2j माइनस 3k इक्वल 5। एंड एक और दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 2i 2j माइनस 3 कैसे ही है 2i 2j माइनस 3 इक्वल 5। इतना इसमें क्वेश्चन है ना, सब एक ही जैसा है, आई जे के, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ रहा है। करें हम लोग ये दोनों प्लेन का इक्वेशन है, समतल का समीकरण है, दोनों के बिटवीन का एंगल निकालिए, कोण ज्ञात करना है। तो अब बताइए इसको हम लोग इस रूप में बदल सकते हैं क्या? इस रूप में ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0। उसके बाद हम लोग एंगल निकाल लेंगे, फॉर्मूला बता रहे हैं। एक और चीज, क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिएगा ना, तो 10 नंबर भी इसी तरह से दिया हुआ है बाबू। तो जैसे इसको हम लोग इस रूप में बदलेंगे ना, तो 10 नंबर को भी इसी तरह से इस फॉर्म में बदल कर 9 जैसा आप बना लीजिएगा। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? चलिए, तो पहले इसमें से एक ले लिया जाए, पहले इसको ले लेते हैं। नाउ मतलब पहले लिख लीजिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे 2i 2j माइनस 3k, ठीक है क्या, इक्वल में 5। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाए हैं, आर वेक्टर के स्थान पर रख देंगे का xi yj और z के, फिर डॉट इसको लिख दिया जाए 2i 2j और 3k इक्वल में 5। चलिए i का i से, j का j से, k का k से किया जाए, कितना हो जाएगा 2x 2i माइनस 3z बराबर 5। बताइए a1 बराबर में 2, b1 बराबर 2, c1 बराबर में -3, ठीक है क्या। चलिए इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं, फिर अब इसको बना लेते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, एंड और आर वेक्टर डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल 3। फिर आर वेक्टर के स्थान पे इसी तरह से यह लिखिए xi yj और z के डॉट, इसको लिख दीजिए 3i 3j और 5k। चलिए i का i से, j का j से, k का k से गुणा करिए, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, अदिश गुणनफल कितना होगा x का 3 से, तो ये हो जाएगा 3x, y का माइनस 3y, और ये हो जाएगा प्लस 5z बराबर में कितना 3। बताइए a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर 5। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ना, दो समतल के बीच का कोण cos थीटा बराबर हो जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 बाई में हो जाएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर और c1 स्क्वायर, फिर से रूट में a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ठीक है क्या। देखिए अब आप a1 b1 c1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाले हुए हैं, इसमें रख दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए। a1 देखिए दिख रहा है 2, 2 इंटू 3 प्लस b2 कितना है 2 है, या -3, सो b1 2 है, b2 -3। बताइए c1 कितना है -3, यह है 5। फिर यहाँ पर रख दिया जाए, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, ठीक है क्या। फिर इनटू में ये रख देते हैं ना 2 2 2 -3। फिर बताइए a2 b2 c2 कितना है, a2 b2 c2 यहाँ पर दिख रहा है 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर। चलिए यहाँ पर है नहीं जगह, तो यहाँ देख लेते हैं। बारह 13 दोनों सेम क्वेश्चन है ना। चलिए बताइए cos थीटा इक्वल, सॉल्व करिए इसको, कितना होगा यह, ये हो जाएगा कितना 6 -6 -15, ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 4 और 9 है ना, इसको सॉल्व कर देते हैं 9, फिर ये 9 हो जाएगा और यह 25। बताइए जल्दी से ये कितना हो जाएगा -15 बाई में इसको 9 4 13 1 14 हो जाएगा, फिर सॉरी 17 होगा ना,
9 4 13 4 17, सॉरी ये हो जाएगा 25 9 34, 34 9 45, कितना होगा 25 9 34, 34 9 44 होगा ना जी, सॉरी 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 35 9 34, 34 6 43, ठीक है क्या। ये देखिए ये माइनस है, बाहर निकलेगा तो प्लस होगा क्योंकि यह मॉडुलस है बाबू। यहाँ पर ये जो चिन्ह दिख रहा है ना आपको, यह मॉडुलस है, ये मापांक का चिन्ह है। माइनस रहता है तो बाहर में प्लस निकलता है, तो बाहर ही प्लस हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 731 के आसपास आएगा, 17 3 51 हो जाएगा, 68 5 73 731, ठीक है ना। ये आप क्या निकाले हैं एंगल, तो लिख सकते हैं क्या cos थीटा बराबर इतना आ गया, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो cos इधर ला देंगे तो इनवर्स हो जाएगा 15/√731, ठीक है क्या। देखिए 12 नंबर बन गया। एक और चीज, अगर आपके पास किताब है तो देख लीजिए 12 और 13 एकदम दोनों सेम है। 12 से 13 और आसानी है क्योंकि आप बताइए इतना से आप ये इक्वेशन प्राप्त किए हैं ना, पहले डायरेक्ट तो ये नहीं दिया था, पहले ये दिया था ना, तो इसको सॉल्व करके तब ना ये निकाले हैं। अगर ये पहले से दिया रहता था डायरेक्ट A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान कर निकाल लेते। तो देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में ना डायरेक्ट इस तरह से आपको इक्वेशन दे रहा है, समीकरण दे रहा है। टोटल 13 में 5 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया था जो 13 नंबर है, ठीक नु, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि इससे आसान ही है। इसमें तो हम लोग पहले से इक्वेशन निकाले, फिर उसके बाद A1 B1 C1। देखिए 13 नंबर का फर्स्ट यही पूछ रहा है हम लोग से, एंगल, दो प्लेन दिया है उसके बिटवीन एंगल पूछ रहा है। ए नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पहले से इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है क्या। इस तरह से ए है ना, ये ए नंबर क्वेश्चन, इस तरह से बी सी डी 5 वो क्वेश्चन है टोटल। तो इसमें हम लोग A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल कर cos थीटा जो फॉर्मूला लिखे थे उसमें रख देंगे, एंगल निकल जाएगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स ना, दो तल के बीच का कोण कितना हो जाएगा, A1 बराबर 7, B1 बराबर 5, C1 बराबर 6, इसी तरह से A2 3, B2 -1, C2 हो जाएगा आपके पास -10, ठीक है ना। अब देखिए ये आसान है, 12 जैसा ही है। 12 में हम लोग पहले इस तरह से इक्वेशन निकाले थे, उसके बाद रखे थे। इसमें पहले से दिया हुआ है cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, फिर बाई में हो जाएगा A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 का स्क्वायर, फिर A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर और C2 का स्क्वायर, ठीक है क्या। चलिए अब बताइए इसमें रख दिया जाए सब। एक और चीज इसमें पढ़िएगा ना तो लिख रहा है बाबू कि बताइए ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है, लंबवत है कि समांतर है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अगर 0 आया तो वह पैरेलल, वह परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अगर 1 आ गया तो वह पैरेलल है, समांतर है। समझ में आ रहा है क्या करें। इसको सॉल्व करने के बाद ये पूछ रहा है कि अब बताइए दोनों प्लेन कैसा व्यवहार कर रही है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है कि समांतर है, लंबवत है कि समांतर है, परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है। तो इसके लिए आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। अगर 1 आ गया तो पैरेलल है, मतलब समांतर है। समझ में आ रहा है। रास वाला ऐसा क्यों, तब बताइए। cos 90 का, क्योंकि इस तरह से अगर सिचुएशन आएगा तो 90 होगा एंगल, और cos 90 का वैल्यू 0 होता है कि नहीं, इसलिए जब 0 आएगा तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर है, लंबवत है। समझ में आ रहा है। और जब अब बताइए, और जब दो लाइन पैरेलल होती है ना, दोनों के बिटवीन 0 डिग्री का एंगल बनता है। तो जब 0 रखेंगे तो 1 आएगा कि नहीं, इसलिए जब रिजल्ट 1 आ गया तो पैरेलल है, समांतर है,
जब 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है। ओके, 0 पे परपेंडिकुलर, 1 आएगा तो पैरेलल। चलिए समझते हैं इसको, रख दिया जाए। इसमें लिख सकते हैं क्या, cos थीटा इक्वल a1 a2 रख दीजिए 7 इंटू 3, फिर b1 है 5 और -1, c1 6 और -10 है ना। फिर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -1 का, सॉरी यहाँ पर है ना 7 है, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसको रख लेते हैं 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। ठीक है क्या, सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21 -5 और 60 है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 49 25 और 36। इसको सॉल्व करते हैं 9 1 और 100। ठीक है क्या, ये हो जाएगा, आपको बताइए इसको सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 65, 21 माइनस में 65, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 35 कितना हो जाएगा 61 होगा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा, 110। इसको भी जोड़ेंगे तो देखिए 110, इसमें से माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा -44 आएगा, बाई में 110 होगा, क्योंकि रूट एक जैसा है ना, तो रूट 110 से रूट 110 में मल्टीप्लाई हुआ तो 110 हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। अब यहाँ के बाद हम लोग को मालूम है कि cos थीटा इक्वल, बताइए माइनस से बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा ना, ये मोड है बाबू, ये सब मोड का सिंबल है, इसका मतलब कि अंदर माइनस रहेगा तो बाहर में प्लस निकलेगा ना। ये मापांक का चिन्ह है, मॉडुलस का साइन है, या 44/110, 22 से करा दिए, 22 44, 22 5 110। बताइए cos थीटा बराबर क्या आ गया 2/5। सिर्फ थीटा को पकड़ेंगे तो cos इधर आएगा तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स 2/5। तो देखिए इन दोनों प्लेन के बिटवीन जो एंगल आया, दोनों तल के बीच जो कोण आया cos इनवर्स 2/5 आया। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं है, लंबवत समांतर नहीं है, ये किसी तीसरे टाइप का है। ठीक है ना। चलिए तो इसका इसमें और 13 में और 4 क्वेश्चन इसी तरह से दिया हुआ इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन एक और है 14 नंबर, इसको देख लिया जाए। में हम लोग से डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस मतलब कि दूरी पूछ रहा है। देखिए इसमें आपके पास दिया हुआ क्या, एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया रहेगा, मतलब एक इस तरह से बात कर लेते हैं, एक तरफ ये प्लेन हो गया, एक यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, तो इसके और इस प्लेन, इस पॉइंट 0 0 0, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से इस प्लेन का हम लोग से डिस्टेंस पूछ रहे हैं, क्या होगा। देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 3x - 4y 12z इक्वल में 3 है, तो इसको मान लेंगे हम लोग x1 0, पॉइंट को y1 0, z1 0। ये देखिए इसको a 3, b -4, c बराबर 12, d बराबर 3। ठीक है क्या, मान सकते हैं ना इस तरह से। उसके बाद डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, देखिए a x1 b y1 c z1 प्लस d बाई में हो जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर। तो इसको इसमें बैठा दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।